बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स में जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके। सो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ऑल सब्सटेंसेस शो certain magnetic properties. Okay, certain magnetic properties. So in 1854, ठीक है, जो फैराडे साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरह के मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। ठीक है, अलग अलग तरह के मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन्होंने रखा, तो उन्होंने ये पाया कि जो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ मटेरियल थे, मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ मटेरियल्स को ज़्यादा अफेक्ट किया, सम मटेरियल अफेक्टेड मोर, और जो कुछ मटेरियल्स थे उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, मतलब फीवली अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक करेगा। ठीक है, तो मैग्नेट ने क्या किया कि कुछ मटेरियल्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और अट्रैक्ट भी दो तरह से हुआ, एक हुआ फीबली और एक हुआ स्ट्रांगली। स्ट्रांगली का उलट होता है फीबली। ठीक है, सो और जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स थे उनको मैग्नेट ने क्या किया, रिपेल। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स वर रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, सो अट्रैक्ट वाले केस में बड़े कम मटेरियल थे जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए मैग्नेट ने। ठीक है, सो और जो फीवली अट्रैक्ट किए मैग्नेट में वो मटेरियल थोड़े ज़्यादा थे। ठीक है, तो बहुत कम मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट अपनी तरफ। और अब आपको पता ही है कि वो आपके कौन कौन से मटेरियल हैं, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है ना, इनको मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ऐसा ही होता है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो क्लासिफिकेशन हुआ मटेरियल्स का वो तीन पार्ट्स में हुआ। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में जो मटेरियल है वो क्लासीफाई हुए। तो फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सेकेंड इज पैरामैग्नेटिक। ओके, एंड थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये बेसिकली इस कैटेगरी में आए। ये जो मोस्टली मैग्नेट ने क्या कर दिए थे, रिपेल कर दिए थे, वो आए इस कैटेगरी में, डायमैग्नेटिक। ठीक है, और जो मैग्नेट ने अट्रैक्ट करे थे लेकिन कैसे करे थे, स्ट्रांगली नहीं करे थे, फीबली करे थे, वो आ गए आपके इस कैटेगरी में, पैरामैग्नेटिक। और जो स्ट्रांगली करे थे मैग्नेट ने अट्रैक्ट, वो आ गए तुम्हारे इस कैटेगरी में, फेरोमैग्नेटिक में। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने मटेरियल्स को कैटेगराइज किया गया फिर बाद में। और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यदि आपने ऐसी फील्ड लगाई है कि कहीं पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहीं पे फील्ड वीक है। ठीक है, जैसे कहीं पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहीं से फील्ड क्या है, कहीं पे फील्ड क्या है, भी वीक है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये मैंने बताया मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं। ठीक है, या रिपेल्ड बाई मैग्नेट। ठीक है, सो यदि वो ऐसी फील्ड में है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग भी है और फील्ड वीक भी है, तो दे ऑलवेज प्रेफर टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। ठीक है, और ये जो अगले वाले दोनों हैं, ये यदि फील्ड एक जगह वीक है दूसरी जगह स्ट्रॉन्ग है, तो दीज मटेरियल्स विल मूव फ्रॉम फील्ड जहाँ वीक है वहाँ से कहाँ की तरफ जाएंगे, वहाँ से स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जाते हैं मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं बेसिकली उनके जो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं ये, इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जितने भी आपके मोस्टली मेटल्स हैं,
ठीक है। मेटल्स में जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, मरकरी आ गया, ठीक है, लेड आ गया, ठीक है, और मोस्टली नर्ट गैसेस। नर्ट गैसेस में आपको पता है हीलियम आ गया, ठीक है, नियोन आ गया, आर्गोन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो ये सारे एग्जांपल किसके बताए मैंने आपको, डायमैग्नेटिक। इन मटेरियल्स के साथ क्या होता है, दे आर फीबली रिपेल्ड बाई मैग्नेट, ये रखेंगे ध्यान। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो फीबली अट्रैक्ट होते हैं, मैंने बताया था, दे आर फीबली अट्रैक्टेड बाई व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं आपके, वो आपके जो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये आएंगे इसमें। ठीक है, ये आ गए। और जैसे इसमें एल्युमिनियम भी आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। मैंगनीज इसमें आ जाएगा, ठीक है, मैंगनीज आ गया, एल्युमिनियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। सो दीज मटेरियल्स आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये कौन से मटेरियल बताया मैंने आपको, पैरामैग्नेटिक, और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगे आपके क्या, फेरोमैग्नेटिक में एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे आयरन है, मैंने लिखा था यहाँ पे, कोबाल्ट है, निकल है, ये एग्जांपल आएंगे, ठीक है। और जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स भी इसी का हिस्सा हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स आ गए। कुछ एलॉयज आएंगे इसमें, ठीक है, एलॉयज आ गए जैसे। तो ये हैं आपके 3 तरह के मटेरियल, ठीक है। तो इनके मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिए। तो डायमैग्नेटिक में मैंने एग्जांपल दिए, ऊपर लिखे हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के मैंने एग्जांपल दिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैंने बताया कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, और साथ में ट्रांजिशन मेटल्स एंड सम एलॉयज। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक ये सारे मटेरियल जो तीनों मैंने बताए ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। बेसिकली जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो 3 हिस्सों में कैटेगराइज हुए हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। सो एक इनमें से कोई भी मटेरियल उठा लो, जैसे मान लो मैंने फेरोमैग्नेटिक का एक आयरन का पीस उठा लिया, अनमैग्नेटाइज्ड है वो, कैसा है वो, अनमैग्नेटाइज्ड, अनमैग्नेटाइज्ड, ठीक है। सो अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि इन मटेरियल्स को यदि मैं एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखूँगा तो ये इनमें मैग्नेटिज्म आएगा, दे विल एक्वायर सम मैग्नेटिज्म। ओके। सो वो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कैसे होगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल होगा, अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस होगा या मैग्नेटिक मटेरियल होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। अभी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जैसे मान लो आपके पास ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है आपके मैग्नेट का। तो इस रीजन में, इस फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ चलती हैं, आपको पता ही है ना। सो तो उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन फ्री स्पेस, so what is this, magnetic field present in free space। ये आ गई। और यू कैन से अब इस फील्ड में मैंने एक अनमैग्नेटाइज मटेरियल यहाँ पे रख देना है, ये जैसे आयरन का पीस मैं यहाँ रख दूँगा, ये वाला। तो ये जो मटेरियल मैं यहाँ रखूँगा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये मटेरियल यहाँ मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि so what is this magnetizing field, magnetic field within which this unmagnetized specimen get magnetized। so magnetic field within which, इसके अंदर मतलब within which an unmagnetized
मटेरियल या स्पेसिमेन गेट मैग्नेटाइज्ड। ठीक है जी। और ये जो मटेरियल है मैग्नेट बनेगा, यदि मैग्नेट बनेगा तो इसमें जो मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिज्म एक्वायर्ड बाय दिस मटेरियल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। So what is induced magnetism? When a unmagnetized material is placed inside magnetizing field, then magnetism produced in the material is called induced magnetism। ठीक है। एंड इस फिनोमेना को बोलते हैं the phenomena by which magnetism is induced in this material, in this unmagnetized specimen, when it is placed in external magnetizing field is called magnetic induction। तो कुछ टर्म्स हैं, ये आपने बिल्कुल ध्यान से सुननी है। कोई मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो रहा है और मैग्नेटिक इंडक्शन, और इसको सिंबल रहता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, वो होता है बी। सो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, सो ये आ गया आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। सो this was your induced magnetism and next one was your magnetic induction। okay, so next जो आएगा आपका, क्योंकि इस स्पेसिमेन में जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिज्म आएगा, आई मीन इस स्पेसिमेन के विदिन जो मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करेंगी वो दो मतलब चीज़ों की वजह से होंगी। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से होंगी और एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की वजह से होंगी। ठीक है। सो मतलब इसमें जब इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो जो आपको पिक्चर दिखेगी बेसिकली वो ऐसे दिखेगी। देखो ये ठीक है। जब आपने इसको फील्ड में नहीं रखा था तो ये था, देखो ये जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई हमने, ठीक है, उसको एच बोलेंगे। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी इंटेंसिटी होती है एच। ठीक है जी, जो अपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई उसकी इंटेंसिटी होती है एच। इसमें ये स्पेसिमेन रखा है पी क्यू, दिख रहा होगा आपको पी क्यू यहाँ पे। ठीक है। सो जैसे ही हम इसको, इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगी हुई है, देखो ये और नीचे ये फील्ड लगी हुई है इधर ये। ठीक है, अंदर भी देखो ये दिख रही है आपको। ठीक है, ये देखो। तो जब हम इसको, इस मटेरियल को, ये है वो अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, कौन सा है भी पी क्यू, जब इसको इस फील्ड में रखेंगे तो क्या होने वाला है, इसमें से भी कुछ मैग्नेटिक लाइंस गुजरेंगी, लेकिन इसमें से जो इस मटेरियल के अंदर जो फील्ड होगी बेसिकली, इस मटेरियल के अंदर जो इस स्पेसिमेन के विदिन जो मैग्नेटिक लाइंस गुजरेंगी वो दो वजह से होंगी। एक तो होगी मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच की वजह से, ये जो एच है, ठीक है, और एक होंगी जो इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आएगा। ये तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें मैग्नेटिज्म आएगा। ये है कौन सा मटेरियल, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, समझ रहे हैं बात। सो इसमें बेसिकली जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विद इन दिस मटेरियल आएंगी, इस मटेरियल से क्रॉस होंगी, वो दो वजह से होंगी। एक तो होगी ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है, और दूसरी होंगी इसमें जो इसने जो मैग्नेटाइजेशन एक्वायर किया, इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आपको फील्ड दिखेगी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर वो मॉडिफाई हो जाएगी, वो इस रूप में दिखेगी। ठीक है, तो ये है। और यदि नेक्स्ट हम चलें आगे तो यहाँ थे हम। जो मैंने आपको दिखाया अभी वो ये था कि एक अनमैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस विद इन द स्पेसिमेन क्रॉस होंगी वो बेसिकली दो वजह से होंगी। एक इस फील्ड की वजह से होंगी और दूसरी जो होंगी वो इसकी वजह से होंगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म उसमें आएगा।
और वो कैसे दिखेंगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी, और मॉडिफाइड फॉर्म मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, सो जैसे ये स्पेसिमेन था इसके अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि इसमें से मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस हो रही हैं, और मैग्नेटिक लाइंस किसी एरिया से नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी क्रॉस हुई। मैग्नेटिक लाइंस में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बट इज मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली इसका फाई बोल देते हैं। तो इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स crossing normally through an area held inside magnetic field. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दी, क्या बोलते हैं इसको, जो मैंने आपको बताया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली व्हाट, total number of magnetic lines of force crossing normally the area held inside what magnetic field, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, सो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स crossing normally the area drawn around any point within the specimen, within this unmagnetized material, within the specimen. ये सो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वहाँ नहीं लिखी है। So this is total number of magnetic lines of force crossing normally the area drawn around any point within the specimen. जैसे मान लो यहाँ को पॉइंट ले लिया हमने, इसके अराउंड में एक एरिया ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल डायरेक्शन इसकी है आगे, तो नॉर्मल डायरेक्शन के अलाउंग कितनी लाइंस गुजरी यहाँ से, नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजरी। और मान लो एरिया ए था, तो ए एरिया से कितनी गुजरी, मान लो जितनी एरिया से गुजरती नॉर्मल डायरेक्शन में, वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ए एरिया से क्रॉस हुई नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक लाइन, वही मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई हुई मतलब। तो यूनिट एरिया से कितनी होगी, 5/A। ये 5/A ही होता है बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज इक्वल टू P। सो इट इज सिंपली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यदि मैं यहाँ पे क्रॉसिंग नॉर्मली दी यूनिट एरिया, यहाँ यूनिट वर्ड लिख दूँगा ना मैं यहाँ पे, तो ये यूनिट एरिया कर दिया मैंने फिक्स, तो फिर इस फाई का नाम ही क्या हो जाएगा, P। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ P, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपने एरिया की जगह क्या करना है भाई, यूनिट एरिया। यदि मतलब इसी डेफिनेशन में एरिया की जगह मैंने यूनिट एरिया लिख दिया, तो फाई का नाम बदल के क्या हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। और यदि मैंने होल एरिया की बात करी, ठीक है, तो फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही रहा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग नॉर्मली द एरिया हेल्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, सेम डेफिनेशन है, वहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं, यहाँ मैग्नेटिक लाइंस बोल रही है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ वो हुआ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब बी जो हुआ बेसिकली वो हुआ 5/A। तो 5 मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है, ये टेस्ला बताया था मैंने, SI सिस्टम में बी का यूनिट टेस्ला होता है भैया, और CGS में गॉज होता है, याद रखना है। तो 1 टेस्ला हो गया यहाँ से, इसका वेबर होता है SI में, और CGS में वेबर इस साइंटिस्ट के नाम पे ही है, और मैक्सवेल होता है CGS में, मैक्सवेल MX। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के भी मैंने बता दिए कि ये है, और ये है, ये SI में है और ये CGS में है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और ये वेबर जो है ये SI में है, और मैक्सवेल CGS में है, किसका, फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्या जाएगा, बिकॉज हम SI में बात कर रहे हैं, तो 1 वेबर/मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आप टेस्ला को ये कर सकते हैं। सो ये थी आपकी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका जो है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म। कुछ टर्म्स मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर चुका हूँ। अगला है मेरा जो है डेफिनेशन,
ये टर्म्स किससे रिलेटेड है? एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को रख रहे हैं और उसको हमने मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसका सिंबल होता है म्यू, ठीक है। तो यहीं से दिख रहा है इसकी डेफिनेशन क्या होनी है। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उस मटेरियल की होगी जो फील्ड में रखा था। जैसे ये नॉर्थ और साउथ पोल थे, आपने जो फील्ड में रखा था वो ये था, ये स्पेसिमेन, ठीक है। सो इसकी होगी परमिएबिलिटी इस मटेरियल की, मटेरियल से रिलेटेड चीज़ आई, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ द एबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन टू क्रॉस, कितनी इसमें कितनी मतलब एबिलिटी क्या है स्पेसिमेन की, टू क्रॉस, टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। सो एबिलिटी ऑफ specimen to allow magnetic lines of force to pass through it, ALLOW, to allow magnetic lines of force to pass through it। तो ये डेफिनेशन आ गई इसकी, ठीक है। सो यदि फ्री स्पेस की बात करेंगे तो फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू नॉट। फॉर फ्री स्पेस, जो आपको पता ही है कि फ्री स्पेस के लिए इसका सिंबल रहता है म्यू नॉट। दिस इज बेसिकली एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ओके। और किसी मीडियम या स्पेसिमेन की बात करनी है तो इसका सिंबल म्यू होता है, ठीक है जी। सो दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सिंपली एबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन टू अलाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। मतलब इस स्पेसिमेन से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर गई तो हम बोलेंगे इसका म्यू ज़्यादा है, कम गुजरी तो म्यू कम है। तो यदि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो इसका म्यू कम होगा, पैरा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फेरो होगा तो फेरो के लिए तो म्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये था, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको यहाँ से लग गई। उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव में बेसिकली रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो इसमें हम करेंगे कि जो सिंपली जनरेटेड बाई म्यू आर, इट इज सिंपली परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाई परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इस, ठीक है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम है स्पेसिमेन, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ व्हाट, फ्री स्पेस, वैक्यूम। इन दोनों का रेशियो है ये। अब ये यूनिट लेस क्वांटिटी है बिकॉज इसका जो यूनिट होगा वो इसका होगा, तो यूनिट लेस है, ये डायमेंशन लेस है। और इसका यूनिट क्या होता है आपको बताया पहले भी, इसका यूनिट होता है ये पर एम्पियर टेस्ला मीटर, बताया आपको, एटम करके याद रखना है, ठीक है। तो म्यू का यूनिट आपको पता है, ठीक है। और ये चीज़ इससे रिलेटेड है, अभी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो मटेरियल से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अभी आपने देखा कि वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कैसे करेक्टराइज करेंगे आप, उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच। सो ये जो टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड से रिलेटेड चीज़ है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द मटेरियल। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका सिंबल क्या होता है, एच होता है। किस हद तक ये जो एक्सटर्नल फील्ड लगाई है इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देगी, ठीक है। एक्सटेंट टू विच दिस फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो बेसिकली ये जो होती है, ये यदि मैथमेटिकली देखना है आपने तो बी अपॉन म्यू का रेशो होता है। अब बी का यूनिट मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला, और म्यू का भी बताया आपको, ये देखो पर एम्पियर टी एम, ये तो ये आपका टी से टी कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट एम्पियर पर मीटर। तो एच का यूनिट आपको पता होना चाहिए, एम्पियर पर मीटर। एक्सटेंट टू विच an external magnetizing field can magnetize a material, extent to which an external magnetizing field can magnetize a material, वो होती है magnetic intensity। और magnetic intensity is the term related with this, ये इनसे रिलेटेड है, जो बाहर से फील्ड लगाई है उसकी करेक्टरिस्टिक है, ये मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि कुछ और डेफिनेशन है इसमें, वो डेफिनेशन है कि नेक्स्ट है मैग्नेटिक
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका सिंबल रहता है आई, ठीक है। और ये जो टर्म है बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ये मटेरियल से रिलेटेड चीज़ है, जैसे आपकी म्यू थी, ठीक है। सो बेसिकली यदि ये मटेरियल मैग्नेट बनेगा तो इसमें इसमें एक जगह साउथ पोल आएगा और इधर क्या आएगा, नॉर्थ पोल। मैंने बोला है अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को जो फील्ड में रखेंगे तो ये इट विल एक्वायर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन आता है इसमें, ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। तो उसका मतलब ये इसका एक एंड साउथ पोल बनेगा, दूसरा नॉर्थ पोल बनेगा, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बन जाएगा है। तो मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, ठीक है। तो जो एम है बेसिकली यदि ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है तो एम, इसका वॉल्यूम मान लो वी है, तो इन दोनों का रेशियो है ये आई, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ इस मटेरियल में यूनिट वॉल्यूम पे, दैट इज आई। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल और स्पेसिमेन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो इसका फिर यूनिट क्या होगा, तो मान लो ये आपका मटेरियल था, ये जो मटेरियल था ये, इसकी लेंथ 2L है, फील्ड में रखा है ऐसे, इसकी लेंथ कितनी है 2L है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, यदि ये साउथ पोल है इधर और ये नॉर्थ पोल है तो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, सेक्शन एरिया मैंने ये बता दिया आपको। तो इसका बेसिकली यहाँ 2L कैंसिल हो गया। तो एक और आपका फॉर्मूला आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है। और यदि आपने यहाँ से इसका निकालना है SI यूनिट तो क्या होगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका M/V। एम का क्या होता है अभी बताओ, एम का बताया था मैंने एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या होता है ये होता है, तो ये आपका एक एम्पियर पर मीटर ही बचेगा, ठीक है। तो मतलब H का यूनिट भी देखो एम्पियर पर मीटर ही आ गया था, और I का भी वही आ गया। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के मीनिंग अलग अलग हैं, देखो ना, H का भी एम्पियर पर मीटर होता है, I का भी एम्पियर पर मीटर होता है, लेकिन I जो चीज़ है वो इसके साथ रिलेटेड है, और H जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की करेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, लेकिन इनके यूनिट सेम है, मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। सो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है आपकी वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ है भी, इससे जो फील्ड में रखा है इसको बोलते हैं चाई। तो चाई जो है बेसिकली ये इन दोनों चीज़ों का रेशियो है, ये अपॉन ये। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बताया मैंने एम्पियर पर मीटर, और इसका भी क्या बताया एम्पियर पर मीटर, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी, देखो ये। सो इट इज़ यूनिट लेस, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, कोई इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके। एंड लास्ट टर्म जो ऊपर भी मैंने डिफाइन करी, बट वाज दैट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी थी एक मटेरियल से रिलेटेड चीज़, ठीक है। ऊपर मैंने बताया भी दिया शायद आपको। सो म्यू बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है मटेरियल में डिवाइड बाई ये क्या है H, ठीक है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो आपका है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये रिलेशन बिटवीन म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये मटेरियल आपने फील्ड के अंदर रखा था, फिर मैंने बताया था ये फील्ड थी लगाई हुई, इसकी जो इंटेंसिटी थी वो H थी, और इसमें जो कुछ मैग्नेटिज्म आया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई था, और यहाँ नॉर्थ साउथ पोल थे एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। सपोज करिए, वही बोल रहा हूँ बार बार कि अनमैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैविंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, देन जो इसमें जो टोटल मैग्नेटिक लाइन जिस मटेरियल से गुजरेंगी, जो टोटल इसमें मैग्नेटिज्म एक्वायर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक तो
मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड एक मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू जो ये मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है। सो इसमें जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस होंगी दैट विल बी दो चीज़ों का जोड़, दो चीज़ों का सम, वो क्या क्या, मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू एच, ठीक है, प्लस मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल, और यू कैन से दैट इज ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। सो बेसिकली जो टोटल मैग्नेटिज्म आएगा वो आएगा ये बी नॉट प्लस बी एम। जो बी नॉट है वो इस पर डिपेंड करेगा, और जो बी एम है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको बोल देंगे 1, ठीक है। तो बी नॉट जो है बेसिकली वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और जो बी एम है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हैं कि फिर दिस इज टोटल मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल, और यू कैन से टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मटेरियल, ऐसे लिख सकते हो। When this unmagnetized material is placed inside external magnetizing field having intensity H, then total magnetic induction in the material is, ऐसे लिख सकते हो आप, total magnetic induction in material is B is equal to B नॉट प्लस बी एम। फिर जो बी नॉट है बेसिकली ये है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू number of magnetic lines of force due to what, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी की वजह से, ये ड्यू टू एच। और बी एम जो है ये है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म या ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्पेसिमेन। ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एच, और दूसरे में लिखेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ये, ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। सो ये चीज़ ना हो, ये जो बी नॉट है बेसिकली ये एच की वजह से है, तो बी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और ये जो बी एम है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। सो एच जो है वो आप लिखना इन क्या है, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड व्हाट इज आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो बी नॉट, और यहाँ से निकाल सकते हो बी एम, तो बी नॉट हो जाएगा म्यू नॉट एच, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, this is 3 using 2 and 3 in 1. So what you will get, you will get this B is equal to म्यू नॉट एच, म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, एच प्लस क्या बचेगा अंदर आई, दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई एच यू विल गेट दिस, एच अपॉन एच हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आई अपॉन एच हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई एच किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। और P अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट टू 1 प्लस आई अपॉन एच, मैंने बताया था चाई होता है मैग्नेटिक, यहाँ लिखना है, आई अपॉन एच इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। अब बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच तो म्यू होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दिस स्पेसिमेन, ये जो है फील्ड के अंदर, दिस इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई, ठीक है। और यहाँ से म्यू नॉट को इधर ले आइए, तो ये आ गया आपके पास, और म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। अब म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर होता है, और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई। तो ये रिलेशन है जो हम बोल रहे थे कि ड्राइव करो ये वाला, तो ये रिलेशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, ये है रिलेशन बिटवीन क्या, म्यू आर एंड चाई, ये वाला 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 तरह के मटेरियल बताए आपको, एक आपका मटेरियल बताया था मैंने कि वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्यूरीज लॉ को करते हैं, क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है, आपको बताइए क्यूरीज लॉ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए है ये, फेरोमैग्नेटिक के लिए ओबे करते हैं इसको। सो फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो उसके टेम्परेचर के इन्वर्सली
डिपेंड करती है, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये दिख देंगे, यहाँ से प्रूफ दे देंगे इसका। तो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। सो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, और जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इट इज फाउंड दैट फॉर दैट मटेरियल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ आपने सब कुछ लिखना है, व्हाट इज आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, व्हाट इज एट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ फील्ड की लगाएंगे तो जो मैग्नेटिज्म आ रहा है उस स्पेसिमेन में जो यहाँ रखा है फील्ड के अंदर, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये फील्ड के अंदर जो रखा है स्पेसिमेन, इसमें जो मैग्नेटिज्म आएगा, ये फील्ड लगाई हुई है एच, एच चीज़ की मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, इसमें आई आएगा, इसकी वजह से मैग्नेट बनेगा, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, तो यूनिट वॉल्यूम पे कितना आता है वो होता है आई। तो जैसे मैं एच बढ़ाऊँगा तो आई भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एच, आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो इस मटेरियल से रिलेटेड चीज़ है, इस मटेरियल से, ठीक है। एंड आई पाया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है, इस मटेरियल का टेम्परेचर क्या उसके इन्वर्सली होती है। तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो कंबाइनिंग 1 and 2 वट यू विल गेट आई, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन वाट टी, ठीक है। तो आई अपॉन एच किधर ले आइए, 1 अपॉन टी रह गया इधर, और आई अपॉन एच मैंने बताया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 अपॉन टी, ये आ गया। तो यहाँ क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है कांस्टेंट, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन टी, वेयर सी इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। सो दिस इज क्यूरीज लॉ, ओके, वेरी सिंपल। और फिर यदि हम आगे चलें तो हम बात करेंगे कि जो आपके 3 तरह के मटेरियल मैंने बताए उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सो टेबुलर फॉर्म में वो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं। एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, दूसरा पैरा है, तीसरा फेरो है, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जब मैं इनको फील्ड के अंदर रखता हूँ तो ये फील्ड की डायरेक्शन में, तो पहला वहाँ पे लिखा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जब फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखे जाते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। उसका मतलब ये है सिंपल कि जैसे ये है आपकी फील्ड लगाई हुई है एन एस, नॉर्थ साउथ पोल, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच है, यहाँ एक स्पेसिमेन रखा है, आपने इसको मैग्नेटाइज करना है। तो मैंने बताया कि यदि डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये फीबली मैग्नेटाइज होगा फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, फील्ड की डायरेक्शन तो एन से एस है, ठीक है। तो ये मैग्नेट बनेगा, फिर मैग्नेट बनेगा तो इसमें साउथ और नॉर्थ पोल आएंगे, तो इसमें एस इधर आएगा और एन इधर आएगा, और एस से एन की तरफ किसकी डायरेक्शन होती है, एम की। तो ये हैं वो कौन सी 2 चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। वो बोलता है ना कि दे गेट मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एच। तो अपोजिट का मतलब अपोजिट कौन है, 2 आपस में, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एन से एस की तरफ है, और दूसरा इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये है उसका मतलब। और इस केस में क्या होगा बताओ, एन है, एस है, ये मटेरियल यहाँ रख दिया, कौन सा मटेरियल आपके पैरामैग्नेटिक। अब इसमें लिखा है कि दे गेट मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो ऐसे है, उसकी इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर एस होगा, इधर एन होगा, तब ये आएगा एस से एन की तरफ एम। ये देखो अब एम वेक्टर और एच वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गए, और यहाँ भी सेम ही होगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें इतना सा फ़र्क है कि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होता है मटेरियल, और यहाँ रखेंगे तो स्ट्रांगली, फेरो होगा यदि तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वैसे, ठीक है। तो ऐसे से यानी की तरफ ऐसे, क्योंकि मटेरियल मैग्नेट बनेगा तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, फिर एच ऐसे है, सो एच की डायरेक्शन के अलॉन्ग ये मैग्नेटाइज हो गया। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था ये जो मटेरियल्स हैं बेसिकली डायमैग्नेटिक, इसमें इनमें से मैग्नेटिक लाइंस गुजरना पसंद नहीं करती। तो जैसे ये मटेरियल यहाँ रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस परहेज़ करेंगी गुजरना भी। जैसे मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक लाइन यहाँ से नहीं गुजरेंगी, मैग्नेटिक लाइन ऐसे ऐसे चली जाएंगी, ऐसे वो नॉर्थ से साउथ चलती है ना, तो ऐसे ऐसे निकल जाएंगी, यहाँ से नीचे की तरफ भी ऐसे ऐसे निकल जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करती, कौन, नॉर्थ से साउथ चलती है ना वो, ये। तो मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू दिस मटेरियल, और यहाँ से इससे गुजरना चाहेंगी भी, इसमें से गुजरेंगी मैग्नेटिक लाइंस, दे विल क्रॉस थ्रू दिस मटेरियल। और इसमें से तो बहुत सारी गुजरेंगी, इसमें से तो मटेरियल, ऐसा मटेरियल है मैग्नेटिक लाइन सर्च करती हैं इस मटेरियल को कि हम तेरे से गुजरना पसंद करेंगी। तो मैक्सिमम लाइन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू दिस मटेरियल,
और यहाँ मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू दिस मटेरियल। ठीक है, तो एक पॉइंट वाइज तीसरा पॉइंट वहाँ लिखा है कि इन मटेरियल का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो नेगेटिव ही होगा ये। ठीक है, और इनका क्या होगा, पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, और इसका लार्ज पॉजिटिव। अब एक बार लिखना आपने आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका स्मॉल नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये लिखा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखा है कि जो इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, जो मैं बता रहा था आपको मैग्नेटिज्म जो आता है बेसिकली वो म्यू नॉट एच प्लस, क्या बताया था मैंने, म्यू नॉट आई, ये जो अभी ऊपर प्रूव किया था ना, उसमें दिखाया था मैंने कि म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, बी एम प्लस बी नॉट प्लस बी एम लिखा था यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ इस मटेरियल का आई नेगेटिव है, तो यहाँ लिखा है, यहाँ हमने यह कि आई तो इसका नेगेटिव है, इसका आई नेगेटिव है तो फिर ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बी है ये क्या है, ये है, अब इसको और इसको देखो दोनों को, इसको और इसको देखो दोनों। ठीक है, अब ये चीज़ मान लो 7 है टोटल, ये चीज़ मान लो 7 है सारी, तो इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, क्योंकि आई नेगेटिव होने से सारा फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। तो 7 - 1 कितना हो गया, अब ये मटेरियल कितना, इधर कितना रह गया, 6। अब ये 6 क्या है और 7 क्या है, 6 है जो मैग्नेटिक इंडक्शन है मटेरियल में, फील्ड में रखने के बाद, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने के बाद, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन इन मटेरियल, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो मटेरियल में था। हाँ, तो ये 6 है, लेस हो गया, ये क्या है टोटल, दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम, मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वही मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एच पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी एच है, तो ये 7 बोल दिया मैंने यदि इसको, और इसको मैंने 6 बोल दिया, तो ये नेगेटिव है। इसका मैग्नेटिक बट इज बी, नो बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मटेरियल, सो बट इज म्यू नॉट एच ओवरऑल, म्यू नॉट एच इज सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। तो 6 छोटा ही होता है 7 से, इसलिए हुआ बिकॉज ये नेगेटिव था ना, तो ये नेगेटिव नंबर आएगा, मान लो -1 आ गया, तो ये चीज़ इससे कम हो गई। इसमें पॉजिटिव आएगा, ये नंबर पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब 7 + 1 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 = 7 + 1। हाँ बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये यही हुआ, तो यहाँ लेस देन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ ग्रेटर, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इन मटेरियल ग्रेटर देन मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। ठीक है, सो ये सेम चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन इन मटेरियल ग्रेटर दैन मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। और इसमें वेरी मच ग्रेटर हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ मान लो यहाँ 11 हो गया, ये तो ये 7 और प्लस क्या हो जाएगा 4, तो 11 इज वेरी मच ग्रेटर दैन 7। अब 11 क्या है, 11 ये है, 7 क्या है, 7 ये है, तो इट इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन दिस वाज फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है वहाँ पे जो लिखा है कॉपी पे, वो ये है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट सिंपली ससेप्टिबिलिटी के ऊपर है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, I/H। अब I इस मटेरियल का नेगेटिव है, I इज स्मॉल नेगेटिव, इस मटेरियल की बात हो रही है डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो यदि ये स्मॉल नेगेटिव है, ये फील्ड तो फिक्स है, तो इसका मतलब जाई भी क्या होगा, जाई इज आल्सो स्मॉल नेगेटिव, और यहाँ भी सेम, यहाँ जाई इज क्या हो जाएगा, चाई हो जाएगा स्मॉल पॉजिटिव, वही जो आई के साथ हुआ ना, वही चाई के साथ होगा, तो आई स्मॉल पॉजिटिव, और यहाँ चाई को क्या होगा, लार्ज पॉजिटिव। समझाई बात। छठा पॉइंट है कि म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, मैंने बताया था 1 + चाई होती है। अब चाई की वैल्यू क्या है, देखो इधर देखो, स्मॉल नेगेटिव, तो यहाँ मैं नेगेटिव नंबर भरूंगा तो म्यू आर जो है वो लेस देन 1 आएगा, इसलिए आएगा बिकॉज चाई जो है वो क्या है, स्मॉल नेगेटिव। स्मॉल नेगेटिव भरेंगे यहाँ कुछ नंबर, तो 1 से छोटा हो जाएगा वो, क्योंकि ये माइनस हो जाएगी चीज़ ना। जैसे मान लो ये 0.2 है, तो 1 - 0.2 कितना आ गया, 0.8, एंड 0.8 इज लेस देन 1, 0.8 इज लेस देन 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि इन मटेरियल के लिए चाय क्या बताया मैं, स्मॉल पॉजिटिव, तो यदि ये स्मॉल पॉजिटिव है तो म्यू आर जो है वो थोड़ा सा 0.2 है, ये तो 1.02 हो जाएगा, तो इट इज़ ग्रेटर दैन 1, और इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मटेरियल्स की रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर दैन, वेरी मच ग्रेटर दैन 1 होती है। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है सातवां की लिखा है वहाँ पे कि जो मटेरियल्स हैं दो, तो मैंने चलो डेफिनेशन में बता दिया था कि 2 फील्डें लगी हैं, एक फील्ड वीक है और एक तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है।
तो ये मटेरियल कहाँ भागना पसंद करेंगे? स्ट्रॉन्ग की तरफ। नहीं, मटेरियल बोलेंगे नहीं, हम नहीं रहना चाहते स्ट्रॉन्ग फील्ड में। दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द फील्ड टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। और इनमें उल्टा है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ भागेंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहना पसंद करते हैं ये। ठीक है, और ये भी आपके सेम है, वीक टू स्ट्रॉन्ग। ये वीक टू स्ट्रॉन्ग सेम यहाँ है, वीक टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ये मटेरियल्स हैं आपके, डाई वाला जो मटेरियल है, ये जो डाई वाला मटेरियल है बेसिकली, ये मान लो हमारे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक लिक्विड फॉर्म में है सपोज। डायमैग्नेटिक मटेरियल किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में सपोज कर लेते हैं। यदि डायमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में आपके पास, तो फिर जैसे मान लो मेरे पास ये नॉर्थ पोल है यहाँ लगाया हुआ मैंने, और ये साउथ लगाया हुआ है। इस रीजन में मैंने एक बॉच क्लास लिया। ये बॉच क्लास एक ऐसा है, इसमें मैंने बॉच क्लास में, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने बॉच क्लास। बॉच क्लास में मैंने यहाँ एक डायमैग्नेटिक लिक्विड इसमें रख दिया। ठीक है, जैसे ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। पहले ये नज़दीक नज़दीक हैं पोल्स, तो यहाँ फील्ड बीच में स्ट्रॉन्ग होगी, याद रखें। और जब मैंने इनको थोड़ा दूर दूर कर दिया ऐसे, ये ऐसे कर दिया, तो फिर पोल्स पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और बीच में क्या हो जाती है? वीक। तो यदि मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मैंने डायमैग्नेटिक लिक्विड लिया और उसको वॉच क्लास में मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। ठीक है, सो मैं पता क्या दिखता हूँ यहाँ पे, ये जो मटेरियल लिक्विड है ये, तो यहाँ से ये हाँ नज़दीक है, तो मैंने बताया कि अंदर यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्या होने वाला देखना जरा, ये ऐसे आ जाएगा, भी ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, मतलब ये बीच में डिप्रेशन आएगा, ये बीच में, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला डिप्रेशन क्यों आया बीच में बताइए? वो यहाँ से एलिवेशन आ गई यहाँ पे, यहाँ थोड़ा ही ऊपर को चले गए लिक्विड पार्टिकल्स, और यहाँ भी ऊपर को चले गए, और बीच में क्या हुआ? बीच में क्यों ये नीचे को धंस गए? डिप्रेशन क्यों आया बीच में? क्योंकि ये मटेरियल यहाँ फील्ड वीक है, नॉर्थ और साउथ पोल पे फील्ड वीक है। जब पोल पीसेस नज़दीक होते हैं ना, तो फील्ड बीच में स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहना नहीं पसंद करते, मैंने बताया। कहाँ रहना पसंद करते हैं? वीक फील्ड में। तो वीक फील्ड कहाँ है? पोल्स के ऊपर है, एट दी पोल्स है। पोल्स के ऊपर क्या होगा? वहाँ मैक्सिमम इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब डायमैग्नेटिक लिक्विड कहाँ एकमुलेट होता है, कहाँ इकट्ठा होता है? जहाँ फील्ड क्या है? वीक है। डायमैग्नेटिक लिक्विड एकमुलेट्स इन ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो यहाँ पे इकट्ठे नहीं होना चाह रहे थे, तो इधर से धंस गए। देखो ये डिप्रेशन आ गया यहाँ पे, और यहाँ एलिवेशन आ गया। और यहाँ यदि मैं करूँगा, जैसे मैंने मैग्नेट्स को, पोल पीसीस को थोड़ा दूर दूर कर दिया, और फिर वही मैंने वॉच क्लास के ऊपर डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो फिर ऐसे आएगा। देखो ऐसे मैक्सिमम वीक फील्ड में रहना चाहते हैं आप। बीच में फील्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग कहाँ है? स्ट्रॉन्ग पोल्स के ऊपर है, यहाँ नहीं रहना चाहते। तो लिक्विड पार्टिकल सारे के सारे कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? ये तो एलिवेशन आ जाएगी यहाँ पे, देखो ये सारी। ठीक है, एलिवेशन आ जाएगी यहाँ पे, समझ आई बात? ये चीज़ ध्यान रखें, ये सारा।
तो ये तो बीच में एलिवेशन आ जाएगी, बिकॉज बीच में फील्ड वीक है और वीक फील्ड में रहना पसंद करता है कौन, डायमैग्नेटिक लिक्विड। और इधर उल्ट होने वाला है, ये जो आपके पैरा हैं और ये कौन है आपके फेरो, पैरा और फेरो सेम तरह बिहेव करते हैं। तो जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात होगी तो यहाँ पैरा के लिए यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, वीक, पैरा और फेरो के लिए, ठीक है, पैरा और फेरो के लिए यहाँ वीक हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। सॉरी, हाँ, पैरा और फेरा जो है कैसे बिहेव करेंगे, उल्ट हो जाएगा। इसका मतलब उल्ट कैसे होगा, जैसे ये आपके यदि नज़दीक नज़दीक हैं तो बीच में फील्ड क्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है और पोल्स पे क्या है, कम है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहना पसंद करते हैं। तो जैसे मैं वॉच ग्लास में पैरामैग्नेटिक लिक्विड लूँगा तो एलिवेशन आ जाएगी यहाँ, और जब दूर दूर कर दूंगा तो फील्ड यहाँ बीच में क्या हो गई, वीक हो गई, नॉर्थ साउथ पोल्स के ऊपर ज़्यादा हो गई, वीक फील्ड में रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो फिर इसमें जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये यहाँ एलिवेशन, ये एलिवेशन यहीं आ जाएगी और बीच में क्या आएगी, डिप्रेशन, ये क्या यहाँ डिप्रेशन आएगा, समझेगा। क्योंकि ये लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि ये मूव करते हैं वीक से स्ट्रॉन्गर पार्ट्स की तरफ फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुई, मैंने बोला जो नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ इस टाइम फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक लिक्विड अकोमोडेट होना चाहेगा। तो यहाँ पे यहाँ पोल्स के पास क्या आएगा, यहाँ आएगा एलिवेशन, क्या आएगा यहाँ एलिवेशन, तो यहाँ फील्ड क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग, और बीच में फील्ड क्या है बोलो, वीक, वीक फील्ड है तो यहाँ डिप्रेशन आ जाएगा, यहाँ लिक्विड पार्टिकल नहीं रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा लिक्विड पार्टिकल यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ जब ये पोल पीसीज बिल्कुल क्लोज हैं, दूसरे के क्लोज हैं, तो फिर बीच में फील्ड मैंने बताया स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ही रहना पसंद करते हैं ये और ये, तो फिर यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, एलिवेशन आ जाएगी ऐसे, समझे, ऐसा फिगर बनेगा इसमें। सो ये था आपका, और जो आपका नेक्स्ट हम करेंगे वो है कि तो जो नेक्स्ट है आपका वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। और इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम डील करेंगे और बात करेंगे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। सो जो एग्जिस्टेंस है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, दिस वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय विलियम गिलबर्ट। He was actually English scientist and in 1600 के आसपास, 1600 AD के आसपास, ठीक है। So existence of magnetic field of Earth first detected and studied by this scientist William Gilbert। उसने ये बोला कि जो अर्थ है वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड वैसी ही है जैसी एक बार मैग्नेट के द्वारा होती है, जैसे एक मैग्नेट मतलब अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ भी अपने चारों ओर प्रोड्यूस करती है, ये बोला इसने, ठीक है। अब यदि करती है तो फिर उसने बोला कि यदि ये आपके पास, देखो यहाँ थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका, मान लो ये अर्थ है, ये है स्फीयर मानेंगे इसको। सो ये आ गई इसकी एक्सिस, रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं क्या,
इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सीस, जीएस बोल दिया मैंने, ज्योग्राफिक एक्सीस। और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और इधर क्या है, ज्योग्राफिक साउथ है, ठीक है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है अर्थ की। और ये जो लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ट्रू इक्वेटर, क्या बोलते हैं इसको, ट्रू इक्वेटर। सो जियोग्राफिक नॉर्थ आ गया, ये जियोग्राफिक साउथ आ गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला, उसने बोला कि अर्थ प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल वेरी सिमिलर होता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैव प्रूवन दिस थिंग, कि जैसी फील्ड बोर मैग्नेट प्रोड्यूस करता है वैसी फील्ड ही अर्थ अपने सराउंडिंग में अपने चारों ओर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यदि करती है तो इसका मतलब अर्थ के अंदर हम एक, इसके सेंटर के नियर बाई हम एक मैग्नेट इमेजिन कर सकते हैं। So we can imagine a magnet, ठीक है। ये यहाँ पे ये यहाँ पे एक मैग्नेट ऐसे जूम कर सकते हैं। ठीक है। और जो फिर ये लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन इसको ज्वाइन करेगी ऐसे ऐसे, ये वाली लाइन तो आगे ले जाओ ऐसे ऐसे। सो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका अर्थ मैग्नेटिक, अर्थ से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सो वहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बनाई ये ऐसे, ठीक है। और फिर मैं बात कर रहा था कि ये जो यहाँ पे इसके सेंटर से जो लाइन गुजरेगी ये वाली, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक साउथ। जैसे नॉर्थ और साउथ दिशाएं होती हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। सो उसके बाद फिर मैंने बात करी थी कि यदि अर्थ एक मैग्नेट की तरह वेव कर रही है, तो उन्होंने बोला कि अर्थ के अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट है वो कैसे पड़ा हुआ है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है। और ये आ गया, ये आ गई इसकी एक्सिस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, जी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये ज्योग्राफिक एक्सिस आ गई, ठीक है। और ये जो मैग्नेट पड़ा हुआ है बेसिकली, यदि मैं यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड नीडल होती है ऐसे, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ये ऐसे, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ अलाइन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, ठीक है। सो और इसका जो नॉर्थ होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। सो इसका मतलब ये यदि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो इस इमेजिनरी मैग्नेट का इधर कौन सा पोल होना चाहिए, इधर होना चाहिए साउथ पोल, और इधर कौन सा पोल होना चाहिए इसका, नॉर्थ पोल। बिकॉज ये नॉर्थ फिर साउथ की तरफ खींचेगा ना, तभी ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलाइन करती है अपने आप को, ठीक है।
because a freely suspended magnetic needle always points along geographic north. ठीक है, therefore there must be south pole of this imaginary magnet along or towards geographic north. तो geographic north की तरफ इस imaginary magnet का कौन सा पोल होना चाहिए? साउथ पोल. और geographic south की तरफ कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ पोल. because a freely suspended magnetic needle or magnet always points in the direction of geographic north. Therefore there must be south pole of this imaginary magnet along geographic north, and north pole of this imaginary magnet must be toward geographic south. Okay. और ये जो लाइन है यहाँ से एक मैंने बताई थी, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन यहाँ से गुजरेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से गुजरेगी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर. What is this? Magnetic equator. So this is magnetic equator. So ये बोला कि विलियम गिलबर्ट जो थे उन्होंने बोला कि ठीक है कि यदि अर्थ के अंदर एक इमेजिन करेंगे हम कि अर्थ के अंदर जो है बेसिकली वो जो इमेजिनरी मैग्नेट है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ अर्थ. सो जो लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी और उसके सेंटर से गुजरेगी, दैट विल बी मैग्नेटिक इक्वेटर. ठीक है. और ये जो मैंने बताया था ये बेसिकली जो लाइन इस जियोग्राफिक एक्सिस, या इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है, आपको पता ही है, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा स्पोर्स. सो इस एक्सिस के अबाउट यदि घूम रही है, दिस इज आल्सो कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, आल्सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के जो बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड ट्रू इक्वेटर. ये बता रहा था मैं अभी, ट्रू इक्वेटर. सो ये है. सो अर्थ मैग्नेटिज्म का अब कॉजेज पढ़ेंगे. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में. इस क्वेश्चन का 2 मार्क्स. व्हाट आर कॉजेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. ठीक है, उससे पहले एक 2 टर्म्स हैं यहाँ, उनको बता देते हैं आपको कि ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने 1600 में बोला कि अर्थ अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने ये बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ये बताती हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में अराउंड प्रोड्यूस कर रही है वो वेरी सिमिलर है बार मैग्नेट के, जैसे बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट हम सपोज कर सकते हैं नियर द सेंटर. ठीक है, जिसका साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और उसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिक साउथ की तरफ है. ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग दिस एस एंड एन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. ठीक है, एंड लाइन परपेंडिकुलर दिस मैग्नेटिक एक्सिस कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर. और मैग्नेटिक इक्वेटर मैंने इंडिया में बताया था, ये केरला से गुजरता है भैया ना, केरला स्टेट है हमारा, वहाँ त्रिवेंद्रम जगह है, वहाँ से गुजरता है ये त्रिवेंद्रम, वहाँ पे गुजरता है ये मैग्नेटिक एक्सिस, सॉरी मैग्नेटिक इक्वेटर जो है. ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है यहाँ पे, ये जो लाइन आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस, इसके नीचे एक वर्टिकल प्लेन रख दो, उसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन. जियोग्राफिक मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ. वर्टिकल प्लेन है. ठीक है, और यदि इस मैग्नेटिक एक्सिस के बिल्कुल नीचे को मैंने एक वर्टिकल प्लेन रख दिया, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. और ये दोनों जो लाइनें हैं, दोनों जो लाइनें आपको दिख रही हैं, कौन सी 2 लाइंस, एक ये लाइन जियोग्राफिक एक्सिस, इसके नीचे को एक प्लेन है, तो प्लेन में ये लाइन ऐसे समझ लो, वर्टिकल प्लेन है वो. ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, ये वर्टिकल प्लेन है तो लाइन ऐसे है ऊपर ये. ठीक है, जैसे ये पेन है देखो ना, तो इस पेन के नीचे आप अपना हाथ रख दो ऐसे, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन. और ऐसे आपकी दूसरी एक्सिस, ऐसे दूसरा प्लेन हो गया. ठीक है, लाइंस जो दोनों होंगी वो ये मैग्नेटिक एक्सिस उसी प्लेन में होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में. ठीक है, और ये जियोग्राफिक एक्सिस उसी प्लेन में होगी, जियोग्राफिक मेरिडियन में. और ये दोनों कैसे प्लेन्स होते हैं? वर्टिकल प्लेन्स. ठीक है, दिस वर्टिकल प्लेन विल पास थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस एंड दिस वर्टिकल प्लेन विल पास थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस.
ये टर्म्स थी, उनको याद रखेंगे, ठीक है। सो ये थी आपकी अर्थ, और मैं बता रहा था कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के। सो कॉजेज़ में जो पहला कॉज है वो प्रोफेसर ब्लैकेट ने बोला कि जो एटमॉस्फेयर अर्थ का, जो एटमॉस्फेयर अर्थ का, उसमें आपको पता ही है 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। TSMI सुना होगा आपने, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर। तो आइनोस्फियर में आयंस होते हैं, आयंस होते हैं तो आयंस के पास चार्ज होता है, चार्ज होता है। तो जो अर्थ है, एटमॉस्फेयर अर्थ का ही है। अब अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड आपको पता है रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, यदि अर्थ है तो आयंस भी रोटेट करेंगे। जब ये रोटेट करेंगे तो रोटेटिंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट। तो करंट आ गया कहीं तो फिर आपको पता है करंट विल कॉज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी ये कारण हो सकता है फर्स्ट। तो ये बोला प्रोफेसर ब्लैकेट ने कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ हैज एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स आयंस, आयंस कैरी चार्ज, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ऑन एक्सिस, then these ions also rotate, means rotating charge is equivalent to current and that current produces what, magnetic field। दूसरा कारण ये हो सकता है कि विलियम गिलबर्ट ने बोला, फिर विलियम गिलबर्ट मैंने बताया यहीं से शुरुआत हुई थी 1600 में। विलियम गिलबर्ट ने बोला कि अर्थ के अंदर, विद इन अर्थ, वो अर्थ सरफेस है, यहाँ से कोई आप अंदर को चलो लगभग ये सेंटर पे पहुँच गए तो 6400 किलोमीटर हो गया। आप यहाँ तक जाओ, लगभग अर्थ सरफेस से जाओ को 3000 किलोमीटर टू 3500 किलोमीटर, 3000 से 3500 किलोमीटर के डेप्थ में जाओ आप, ये चले। तो यहाँ इस जगह पे क्या है बेसिकली, यहाँ जो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे निकल है, आयरन है, ये मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं, पिघली हुई अवस्था में होते हैं यहाँ, मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो उसने बोला कि जो मोल्टन स्टेट में यहाँ एलिमेंट्स दिख रहे हैं निकल और आयरन एट ए डेप्थ ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर टू 3500 किलोमीटर, ये जो मोल्टन स्टेट में यहाँ आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये मैग्नेटिज्म का कारण हो सकते हैं। बिकॉज इस मोल्टन स्टेट में जो एलिमेंट्स हैं दे एक्ट लाइक परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, दे एक्ट लाइक परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और ये जो मोल्टन स्टेट में एलिमेंट्स हैं ये एक मैग्नेट की तरह मतलब बिहेव कर रहे हैं। और ये मोल्टन फ्लूइड जो है, जैसे अर्थ रोटेट करेगी तो ये मोल्टन फ्लूइड भी रोटेट करेगा। यदि ये मोल्टन फ्लूइड रोटेट करेगा तो रोटेशन की वजह से क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। उसने बोला कि मोल्टन फ्लूइड है, ये चार्ज्ड है तो जब अर्थ रोटेट करती है तो मोल्टन फ्लूइड भी रोटेट करेगा तो फिर करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये विलियम गिलबर्ट ने यही बोला है कि जो ठीक है। सो ये बात जो है 300 किलोमीटर और ये जो है आपकी जो मैंने अभी बताई मोल्टन स्टेट में कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं इतनी डेप्थ पे, ये बात गिलबर्ट ने नहीं बोली है। ये बात आप याद रखेंगे कि एट ए डेप्थ ऑफ 3000 किलोमीटर टू 3500 किलोमीटर some elements like nickel and iron they are found in molten state, ठीक है, they are found in molten state। so this is basically जो molten state में elements हैं it is charged material, when earth rotates then currents are produced and hence magnetic field, ठीक है। जो थ्योरीज हैं अलग अलग जो बोली हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म की तरह अर्थ यदि मैग्नेटिज्म शो करती है उसके कारण क्या क्या है। सो मैंने बताया कि अर्थ के अंदर कोर में मोल्टन स्टेट में फ्लूइड पाया जाता है और ये फ्लूइड हमेशा क्या रहता है, चार्ज्ड रहता है। जब अर्थ रोटेट करती है तो भी रोटेट करता है और उसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट्स आ जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद विलियम गिलबर्ट के ऊपर आते हैं। विलियम गिलबर्ट ने फिर ये बात बोली, ये जो बात बोली थी विलियम गिलबर्ट ने बोली है, जनरल बात है कि अर्थ के सरफेस से नीचे को यदि हम जाएंगे, कितना किलोमीटर जाएंगे, इस रेंज में जाएंगे तो यहाँ जो कुछ एलिमेंट्स हैं, निकल है जैसे आयरन है, ये मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं, पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, है ना, मतलब मोल्टन फ्लूइड के रूप में पाए जाते हैं। और फ्लूइड हमेशा चार्ज्ड रहता है,
जब अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड तो ये फ्लूइड भी रोटेट करेगा, मीन रोटेटिंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट एंड हेंस इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा जो कारण है वो है गिलबर्ट वाला, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट। अब आते हैं इसके ऊपर। ये है विलियम गिलबर्ट वाली बात। विलियम गिलबर्ट ने ये बोला कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटाइट ओर है, Fe2O3, आयरन का ओर होता है मैग्नेटाइट, ओर ऑफ आयरन। ठीक है, बोला कि ये इट एक्ट्स लाइक ए परमानेंट मैग्नेट, इट एक्ट्स लाइक ए परमानेंट मैग्नेट, इट मे बी द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। बट अर्थ के, इसने बोला ये सेंटर के आसपास है। ठीक है, तो यदि सेंटर के आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इज़ वेरी मच हाई। ठीक है, तो वहाँ पे ये मैग्नेट एग्जिस्ट कर नहीं सकता। इसका मतलब ये डिफ़िकल्ट है ये कारण भी, क्योंकि यदि मैंने बोला कि परमानेंट मैग्नेट की तरह ये मटेरियल बिहेव करता है, दिस मटेरियल एक्ट्स लाइक व्हाट, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, सो दिस मे बी द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, बट नियर द सेंटर ऑफ अर्थ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, सो दिस परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट देयर। ठीक है, हैंस परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट नियर द सेंटर ऑफ अर्थ। ये था विलियम गिलबर्ट का। ठीक है, मैग्नेटाइट हो रहा है Fe2O3। और फोर्थ पॉइंट बड़ा सिंपल है कि हर सब्सटेंस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज हैं। तो जब अर्थ के अंदर सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो और जब अर्थ रोटेट करती है, अभी रोटेट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज है, रोटेटिंग चार्ज एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन अर्थ रोटेट्स देन these particles also rotate and the rotating charge is equivalent to current, therefore strong electric currents are set up and hence magnetic field। ठीक है, और ये जो एक और कारण बताया था मैंने कि अर्थ के नज़दीक, पांचवा कारण हो सकता है, अर्थ के नज़दीक जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो कॉस्मिक रेज होती हैं अपर एटमॉस्फेयर में, कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, ये जो अर्थ के सरफेस के नियर बाई गैसेज हैं, इनको आयनाइज कर देती हैं। ठीक है, आयनाइज कर दी इन्होंने गैसेज, तो इसका मतलब आयंस बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन गए, तो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो आयंस भी रोटेट करेंगे। रोटेटिंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट एंड दैट करंट मे बी द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक, ये कारण भी हो सकता है। ऐसे और है 3-4 कारण, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं बुक से। तो ये पांचवा कारण भी ठीक है कि जो कॉस्मिक रेज है अपर एटमॉस्फेयर में, दे आयनाइज द गैसेज प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, therefore positive and negative ions are produced. These ions rotate when earth rotates and hence circulating currents are produced. Circulating currents are set up and hence magnetic field. तो ये थे कारण अर्थ मैग्नेटिज्म के। ठीक है, और जो आगे है आपका वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल की, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। लास्ट आर्टिकल आज के लिए, दिस इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, तो 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो किसी जगह पे टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी पता करनी है अर्थ की। ठीक है, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है किसी प्लेस पे, तो 3 एलिमेंट्स का नॉलेज जरूरी है। ठीक है, पहला होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, दूसरा होता है मैग्नेटिक डीप। ठीक है, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये होते हैं 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स। सो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू क्या नो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस। ठीक है, तो ये जो आपकी मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, these are 3 quantities which can completely determine Earth's magnetic field at a place. Okay, as a result, these are the elements. Yeah, these are the quantities which can completely determine
Earth's magnetic field at a place. At a place ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको. These are the quantities which can completely determine Earth's magnetic field at a place. Okay, and these are magnetic declination. It is angle basically. मैग्नेटिक डेक्लिनेशन मैंने बताया था कि अर्थ है तो ये ज्योग्राफिक एक्सिस थी और मैग्नेट ऐसे पड़ा हुआ था तो ये कौन सी एक्सिस थी, मैग्नेटिक एक्सिस. तो ये जो एंगल रहता है ये इसको बोलते हैं 17 डिग्री के आसपास होता है ये एंगल, इसको बोलते हैं डेक्लिनेशन थीटा. और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है बेसिकली इसकी पोजीशन जो इसकी पोजीशन है और इसकी जो लोकेशन है यहाँ पे ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, स्लाइटली चेंज होती है, तो एंगल थोड़ा सा वेरी करता रहता है. ठीक है. सो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है मैंने बताया कि इसकी जो डायरेक्शन एंड पोजीशन है मैग्नेटिक एक्सिस की दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. ठीक है. सो ये जो डायरेक्शन एंड क्या बताया मैं, डायरेक्शन एंड पोजीशन जो है मैग्नेटिक एक्सिस की, जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ की, उसकी डायरेक्शन एंड पोजीशन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इट चेंजेस स्लाइटली. सो दिस एंगल between this and this is a geographic axis, this is magnetic axis, and a plane passing through this geographic axis, geographic meridian, and a vertical plane passing through this vertical plane जो इस एक्सिस से गुजरता है geographic axis से वो geographic meridian होता है, और जो vertical plane इस magnetic axis से गुजरता है वो magnetic meridian होता है. इन दोनों के बीच जो एंगल होता है that is called magnetic declination. उसके बाद है magnetic dip, ये डेल्टा सिंबल से डिनोट की जाती है. ठीक है. सो मैग्नेटिक डिप बेसिकली आपने पता करनी है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका डीप सर्कल, या इसको डीप नीडल भी बोलते हैं, इससे आप पता कर सकते हैं. बेसिकली डीप नीडल होता क्या है, डीप नीडल क्या होता है, डीप नीडल में एक मैग्नेटिक नीडल फिक्स करी होती है. ठीक है. ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सल. ठीक है. मैग्नेटिक नीडल फिक्स करी होती है हॉरिजॉन्टल एक्सल पे ऐसे ऐसे समझिए. ठीक है. और ये वर्टिकल स्टैंड के ऊपर ऐसे इसको रखते हैं, और वर्टिकल स्टैंड किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ब्रास का बना होता है. ठीक है. सो दिस नीडल कैन रोटेट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सल इन एनी वर्टिकल प्लेन. ठीक है. किसी भी वर्टिकल प्लेन में ये नीडल रोटेट कर सकती है, इसको बोलते हैं डीप नीडल. इंस्ट्रूमेंट है ये, लैब में मिल जाता है आपको. ठीक है. सो ये बता रहा था मैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सल है, इसके ऊपर ये नीडल यहाँ पे फिक्स करी होती है ऐसे ऐसे. ये वर्टिकल स्टैंड है, ये किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ब्रास का बना होता है. ये है वो मैग्नेटिक नीडल. ठीक है. ये इसमें नॉर्थ है साउथ. ठीक है जी. ये इसकी एक्सिस है नीडल की, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सल के ऊपर फिक्स की होती है. इट कैन रोटेट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सल इन एनी वर्टिकल प्लेन. ठीक है. सो अब क्वेश्चन है कि डीप सर्कल, डीप नीडल, इससे हमें करना क्या है, इससे हमें ये चीज़ करनी है. देखो ये जो मैं बता रहा था मैग्नेटिक डिप पता करने के लिए यूज होती है किसी प्लेस पे, अर्थ में किसी भी जगह पे आपने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है अर्थ की, तो आपको किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डीप नीडल की. तो डीप नीडल बेसिकली ये मैग्नेटिक नीडल, हाँ, विच कैन मूव अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ए वर्टिकल प्लेन. ओके. सो यदि मेरे को पता करनी है तो कैसे करते हैं अभी ध्यान से सुनेंगे आप. ठीक है. आपने कुछ नहीं करना, सिंपल क्या चीज़ करनी कि इस नीडल को ऐसे एडजस्ट करते हैं. क्या करने चले हम, दूसरा जो मैग्नेटिक डीप है वो कैसे पता करते हैं, ये दूसरा जो मैग्नेटिक एलिमेंट है. ठीक है. तो आपने डीप नीडल को ऐसे एडजस्ट करना है कि इसका जो वर्टिकल प्लेन है डीप नीडल का, ठीक है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कॉन्साइड करे. किसके साथ कॉन्साइड करे, मैग्नेटिक मेरिडियन. मतलब ये दोनों प्लेन कॉन्साइड करने चाहिए. मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे मिलेगा, जैसे आपने मैग्नेटिक नीडल ली सिंपल, जो जो वर्टिकल प्लेन में नहीं मूव करती, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है वो ली आपने, और फिर उसके नीचे से जैसे मान लो उसकी डायरेक्शन के जो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन करती है. ठीक है. नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन करती है हमेशा नीडल, ये सिंपल नीडल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करती है. ये आ गई, ढूंढ लिया आपने, ये मैग्नेटिक एक्सिस आ गई. इसके नीचे से जो वर्टिकल प्लेन जाएगा उस प्लेन और इस प्लेन जो डीप नीडल का प्लेन है वर्टिकल, इसको आपने पहले कॉन्साइड करना है. वर्टिकल प्लेन जो है
नीडल का वो कोइंसाइड करना है आपने मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, ठीक है। So deep needle is so adjusted that its vertical plane coincides with what magnetic meridian coincide कर गया, ठीक है, किसी जगह पे, ठीक है। तो फिर ये डीप नीडल जो नीडल है इसमें, नीडल जो डीप नीडल में नीडल है, इट विल सेट इटसेल्फ, जिस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी उस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, उस प्लेस पे, ठीक है, ठीक है। तो उस प्लेस पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी फिर। लेकिन तो करना क्या है, डीप नीडल को आपने ऐसा एडजस्ट करना है कि इसका जो वर्टिकल प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड करे। मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड करने के बाद फिर आपने देखना कि डीप नीडल का जो डीप नीडल ने अपने आप को किस तरफ अलाइन किया, इस तरफ किया, तो उस प्लेस पे इस तरफ होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उसमें इस तरफ होगी और ये मैग्नेटिक मेरिडियन में हो रहा सारा काम। और ये जो एंगल इसने हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डीप, ठीक है। तो ये है वो डीप, दिस इज द एंगल मेड बाय दिस टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। सो यदि हम ऐसे इसको बना सकते हैं कि जैसे ये आपका प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये आपका दूसरा है ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। ये है वो एंगल इन दोनों के बीच थीटा जो मैं बता रहा था, ये वाला। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है GM, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन और इस डीप नीडल का जो वर्टिकल प्लेन है तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कंसाइड कर रहा है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में नीडल ऐसे झुक गई है, देखो ऐसे इधर, तो ये है बी। तो इसने इधर को कितना एंगल बनाया डेल्टा, और फिर किस लाइन से बनाया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें की, जैसे मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे, ये है वो डेल्टा। तो इस बी टोटल फील्ड अर्थ की ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाया डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डीप, जो मैंने बोला था कि डीप, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर लो आप, ये टोटल बी है इधर को, इसको रिजॉल्व कर लो, इधर को इसका बी एच कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कॉस बी कॉस डेल्टा, और इसके परपेंडिकुलर इधर को कौन सा हो जाएगा, ये इधर को हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट बी बी इक्वल टू बी साइन डेल्टा। तो इधर को हो जाएगा आपका बी बी, और इधर को हो जाएगा बी एच। ये तीसरा एलिमेंट है जो मैंने बताया था, ये तीसरा एलिमेंट भी पता होना चाहिए आपको यदि किसी जगह पे आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। सो ये है वो बी एच, इट इज़ दी क्या, इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये तीसरा। और ये डीप मैंने दूसरा बताया मैग्नेटिक डीप। मैग्नेटिक डीप एक प्लेस पे डिफाइन होगी, मैग्नेटिक डीप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज दी एंगल मेड बाय टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, ओके। सो फिर यहाँ से आप रिजॉल्व करेंगे बी को दो कंपोनेंट्स में, एक आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया डेल्टा वाली लाइन के साथ कौन सा एंगल होगा कॉस, तो बी कॉस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया साइन वाला कंपोनेंट, ये नीचे को वर्टिकल साइन डेल्टा, इस इक्वेशन नंबर 2। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लो उसको, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, सो व्हाट यू विल गेट बी एच स्क्वेयर प्लस बी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, और कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस क्या आ जाएगा आगे साइन स्क्वेयर डेल्टा, वेरी सिंपल। और ये 1 होता है तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा बी एच स्क्वेयर प्लस बी बी स्क्वेयर, और इसका आ जाएगा होल रूट। ये न्यूमेरिकल करने के लिए याद रखना है। और यदि मैं डिवाइड कर दूँ इसको, डिवाइडिंग 2/1, so what you will get this बी बी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा बटे बी कॉस डेल्टा, ठीक है। बी बी कैंसिल, तो साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा हो गया टेन डेल्टा, टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी अपॉन बी एच। न्यूमेरिकल्स करने के लिए जरूरी है इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये आ गई, तो एक तो ये आ गई आपकी और दूसरी आपकी, ठीक है, ठीक है। सो ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो डीप सर्कल है बेसिकली ये डीप नीडल है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि एक अर्थ सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाए ऐसे, और उस लाइन के ऊपर जो कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ डीप नीडल को रखा जाए, और डीप नीडल जो है वो इस तरफ जाए, इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने आप को लाइन करे,
तो फिर आपने इस लाइन को बोलना है, जो लाइन है बेसिकली ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। आपने इक्वेटर ढूंढ लिया, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर मैंने बताया कि इंडिया में कहाँ से गुजर रहा है भाई, केरला स्टेट है, वहाँ त्रिवेंद्रम नाम की जगह है, वहाँ से गुजरता है। ठीक है, त्रिवेंद्रम में जाके मैं इस नीडल को ले जाऊँ तो इधर नहीं लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन हो जाएगी। तो इस ये चीज़ यदि इधर चली जाए तो डेल्टा जीरो नहीं हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जितने भी पॉइंट्स मैग्नेटिक इक्वेटर पे होंगे उनमें लिए जो डीप नीडल है वो अपने आप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करेगी इधर। ठीक है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे डीप कितना होता है, जीरो, याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। If we draw a line on our surface and take points जहाँ हम इस डीप नीडल को रखें और डीप नीडल अपने आप को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन करे, तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलाइन कर दी तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल था इस बी का, तो इसका मतलब डेल्टा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया वो लाइन। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे डीप क्या होता है, जीरो। और यही चीज़ मैं यदि पोल्स पे जाके करूँ, मैग्नेटिक पोल्स पे, तो डीप नीडल वर्टिकल हो जाएगी भाई, ये नीडल ऐसे नहीं आएगी इधर को, ये नीचे को आएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर डेल्टा कितना हो जाएगा बताओ, 90। तो पोल्स पे डेल्टा क्या हो जाता है, 90। बाकी जितने भी प्लेस हैं अर्थ पे, उनमें जो डेल्टा है वो 0 to 90 वेरी करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 हो जाता है और मैग्नेटिक पोल्स पे 90 हो जाता है। बाकी हर जगह जो डीप है बेसिकली वो वेरी करती है 0 to 90 डिग्री। ठीक है, सो यही था। और इसमें थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं कि थोड़े से आपको मैं नोट्स दिखा देता हूँ। तो आपने लिखने हैं, सो ये आगे ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, सो ये सारा कुछ मैंने आपको आज बता दिया, डेफिनेशन बताई, रिलेटिव परमेबिलिटी की बताई, फिर ठीक है ये मैग्नेटिक इंडक्शन बताया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन बता दिया आपको। ठीक है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बता दिया कि आई पॉन एच होता है। ये देखो इसका यूनिट नहीं होता कोई, बिकॉज आई का यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है, एच का भी एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक हो गया। और फिर मैंने मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट भी बताया, ये होता है पर एम्पियर टेस्ला मीटर। फिर रिलेशन बताई म्यू आर और चाई के बीच, ये 1 + चाई, और ये हमने प्रूव कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेट एंड प्रूव क्यूरीज लॉ बताया। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर होती है। ठीक है जी। और फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि उसका प्रूफ बताया, और फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो हैं इनको हमने अलग अलग तरह से यहाँ आपको बताया, हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ये वाला भी बताया। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन जिनसे गुजरना पसंद नहीं करती, इनसे थोड़ी सी गुजरना पसंद करती हैं, और इनसे मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन गुजरना पसंद करती हैं। ठीक है, सो आई है यहाँ लिखा हुआ, आई ईट नहीं है, आई मीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और यहाँ भी आई है, ये ईट नहीं है, ये रखें ध्यान। फिर ये सारा कुछ बताया मैंने आपको, पूरा टेबल आपके साथ डिस्कस किया। 7 पॉइंट लिख लीजिए, 8वें पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि लिखना ही है तो फिर यहाँ आपने ना ये डायमैग्नेटिक मटेरियल जो ओबे नहीं करते हैं क्यूरी लॉ को, ये करते हैं और ये भी करते हैं, डू नॉट ना लिखें, दे ओबे, डू नॉट यहाँ कैंसिल कर दें, ये लिखना ही है। तो फिर मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर बात की, काफ़ी बातें की हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर। ये है वो मैग्नेटिक एक्सिस और ये है वो ज्योग्राफिक एक्सिस, जिनके बीच जो एंगल होता है, जो वर्टिकल प्लेन से गुजर रहे हैं नीचे को, एक ऐसे गुजरेगा और दूसरा जो अब ऐसे गुजरेगा, उस वर्टिकल प्लेन्स के बीच भी एंगल वही होगा जो इन एक्सिस के बीच है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। फिर मैंने अलग अलग चीज़ें डिस्कस करी कि ब्लैकेट ने क्या बोला था, ये देखो लिखा। फिर विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला, ठीक है, और की बात करी थी उसने मैग्नेटाइट की, ओर ऑफ आयरन, दैट इज़ Fe2O3। यहाँ इसका नाम भी लिख लेना आपने, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, फिर लिखना ब्रैकेट में Fe2O3। ठीक है, और फिर हमने बात करी कि ये जो आपके मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर दी क्वांटिटीज़ लिखे हैं, एलिमेंट्स रहने दें, क्वांटिटीज़ करें एलिमेंट्स की जगह। दीज आर दी क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिटरमाइन, स्पेसिफाई की जगह लिखें कंप्लीटली डिटरमाइन
completely determine, स्पेसिफाई की जगह लिखना है, वैसे ठीक है लेकिन ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस, ठीक है। और मैग्नेटिक डिप की डेफिनेशन में मैग्नेटिक डिप एट ए प्लेस ऐसे करें यहाँ, डेल्टा एट ए प्लेस यहाँ लिखना, इट इज की जगह लिखें डेल्टा मीन मैग्नेटिक डिप एट ए प्लेस, एट ए प्लेस, मैग्नेटिक डिप एट ए प्लेस, ठीक है, डेल्टा एट ए प्लेस, किसी जगह पे, ये लिखने आने लिखा है, इज द एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, ये लिख लें भी थोड़ा सा, एट दैट प्लेस, ठीक है। ये सो मैग्नेटिक डिप एट ए प्लेस इज द एंगल बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, फुल स्टॉप। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की और फिर उनके बीच रिलेशन निकाल दिया और tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच आ गया, ठीक है। सो फिर आज के लिए इतना ही, ओके देन।